this is Jaya, and according to GIC syllabus about English literature, we have completed yet Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy, William Butler Yeats, Thomas Stone Eliot, George Bernard Shaw, and today we will study about George Orwell. So let's get started. छल कपट के दौर में सच बोलना क्रांति की तरह है, ये स्टेटमेंट है जॉर्ज ऑरवेल का। ये इनकी पिक है। जॉर्ज ऑरवेल की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1903 एंड डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950 को। जॉर्ज ऑरवेल के संबंध में खास बात यह है कि उनका जन्म भारत में ही बिहार के मोतिहारी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश राज की भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। ऑरवेल का मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। इनके जन्म के साल भर बाद ही उनकी मां उन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई थी, जहां सेवानिवृत्ति के बाद उनके पिता भी चले गए। वहीं पर उनकी शिक्षा हुई। ऑरवेल ने पोस्टिंग का चुनाव किया। अक्टूबर 1922 में वह बर्मा में भारतीय इंपीरियल पुलिस में शामिल होने के लिए SAS नहर और सिलोन के माध्यम से SS हेयरफोर्डशायर पर रवाना हुए। 1 महीने बाद वह रंगून पहुंचे और मंडले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल चले गए। बर्मा के प्रमुख पहाड़ी स्टेशन मैमियो में एक छोटी पोस्टिंग के बाद उन्हें 1924 की शुरुआत में इरावती डेल्टा में म्यांमार के सीमावर्ती चौकी पर तैनात किया गया। एक शाही पुलिसकर्मी के तौर पर काम करना उन्हें काफ़ी जिम्मेदारी भरा लगा, जबकि उनके समकालीन अधिकांश लोग इंग्लैंड में अभी भी विश्वविद्यालय में थे। जब वह डेल्टा से पूर्व में एक उप विभागीय अधिकारी के रूप में टेंट में तैनात किए गए थे, वहां उन्हें 2 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। 1924 के लास्ट में उन्हें सहायक जिलाधीक्षक के रूप में प्रमोशन मिला और सीरियम में तैनात किया गया, जो रंगून के काफ़ी करीब था। सीरियम में बर्मा तेल कंपनी की रिफाइनरी थी। आसपास के क्षेत्र में बंजर बर्बाद रिफाइनरी के ढेर से दिन और रात सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से सभी वनस्पति मारे गए। लेकिन शहर रंगून के निकट था, एक महानगरीय बंदरगाह था और ब्लेयर शहर में अक्सर चले जाते थे। एक किताब की दुकान में ब्राउज करके अच्छे तरह से पकाए भोजन खाने के लिए, पुलिस जीवन के उपायों, दिनचर्या से दूर होने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए जॉर्ज ऑरवेल का नाम बेहद जाना पहचाना है। वे चोटी के साहित्यकार थे। ऑरवेल को अंग्रेजी का प्रेमचंद भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई गई। सम फैक्ट्स अबाउट हिम। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो क्रांतिकारी हैं, ऐसा हम नहीं महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल कह गए हैं। आज़ादी का मतलब लोगों को वो बताना है जो वो सुनना नहीं चाहते हैं। जाने माने उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 1903 में हुआ था। उनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, जिनका जन्म बिहार के मोतिहार में हुआ था। 1924 to 27 के बीच उन्होंने बर्मा में इंडियन इंपीरियल पुलिस के साथ काम किया, जिसके बाद में 3 उपन्यास भी लिखे। उनका सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ नावल 1984 और एनिमल फार्म रहा है। लिखने की शुरुआती दौर में वो भेष बदलते रहते थे ताकि ये जान सके कि असलियत में गरीब दिन कैसे काटते हैं। अब ऑरवेल के फेमस वर्क यानी कि एनिमल फार्म के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक फार्म पर आधारित इस उपन्यास में उन पशुओं का विद्रोह होता है जो मनुष्यों पर आधिपत्य चाहते हैं। एनिमल फार्म अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की कालजयी रचना है। 20वीं सदी के महान अंग्रेज उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी इस कालजयी कृति में सुअरों को केंद्रीय चरित्र बनाकर, मतलब जो पिग्स होते हैं, उनको मेन कैरेक्टर में रखा था उन्होंने, और बोल्शेविक क्रांति की विफलता पर करारा व्यंग्य किया था। अपने आकार के लिहाज से लघु उपन्यास की श्रेणी में आने वाली यह रचना पाठकों के लिए आज भी उतनी ही असरदार है। एनिमल फार्म 1944 में लिखा गया। प्रकाशन 1945 में इंग्लैंड में हुआ, जिसे तब नावेला लघु उपन्यास कहा गया। यद्यपि इसकी मूल संरचना एक लंबी कहानी की है, कथाकार ने इसे प्रथम प्रकाशन के समय शीर्षक के साथ एक फेयरी टेल परी कथा कहा।
क्योंकि परी कथाओं के समान ही विभिन्न जानवर जंतु यहाँ उपस्थित हैं। प्रकाशन के साथ ही विश्व की सभी भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हुए। फ्रांसीसी भाषा में तो कई बार प्रकाशित हुए और प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने वर्ष 2005 में सर्वेक्षण में 1923 to 2005 ईस्वी की कालावधि में प्रकाशित 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यासों में इस उपन्यास की गिनती की और साथ ही 20th सेंचुरी की मॉडर्न लाइब्रेरी लिस्ट ऑफ बेस्ट 100 नॉवेल्स में इसे 31वां स्थान मिला। एनिमल फार्म उपन्यास साम्यवादी क्रांति आंदोलन के इतिहास में आई भ्रष्टता को प्रकाशित करता है और दर्शाता है कि ऐसे आंदोलन के नेतृत्व में प्रवेश कर गई स्वार्थपरता, लोभ, मोह तथा बहुत सी अच्छी बातों से किनारा कशी किस प्रकार आदर्शों के स्वप्न राज्य यूटोपिया को खंडित कर सारे सपनों को बिखेर देती है। मुक्ति आंदोलन जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था, सर्वहारा वर्ग को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उस उद्देश्य से भटक कर वह बहुत त्रासदायी बन जाता है। एनिमल फार्म का गणतंत्र इन्हीं सरोकारों पर अपनी व्यवस्था को केंद्रित करते हैं। पशुओं के बाड़े का पशुवाद एनिमलिज्म वस्तुतः सोवियत रूस के 1910 से 1940 की स्थितियों का फंतासी परक रूपात्मक प्रतीकीकरण है। एनिमल फार्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मैनर फार्म के जानवर अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर देते हैं और शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। जानवरों में सूअर सबसे चालाक है और इसीलिए वे ही इनका नेतृत्व करते हैं। सूअर जानवरों की सभा में सुशासन के कुछ नियम तय करते हैं, परंतु बाद में ये सूअर आदमी का ही रंग ढंग अपना लेते हैं और अपने फायदे व ऐश के लिए दूसरे जानवरों का शोषण करने लगते हैं। इस क्रम में वे नियमों के मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ भी करते हैं। मसलन नियम था ऑल एनिमल्स आर इक्वल। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का लाक्षणिक लघु उपन्यास है जो उन घटनाओं का वर्णन करता है जिनके कारण 1917 की रूसी क्रांति हुई और फिर सोवियत संघ में स्टालिन का युग आया। एक फार्म पर आधारित इस उपन्यास में उन पशुओं का विद्रोह होता है जो मनुष्यों पर आधिपत्य चाहते हैं। मिस्टर जॉन्स के फार्म में रहने वाले पशु मनुष्यों की सेवा करते करते थक चुके हैं और उन्हें लगता है कि मनुष्यों द्वारा अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाना घोर शोषण है। क्रांति की शुरुआत उस दिन होती है जब मिस्टर जॉन्स पशुओं को चारा देना भूल जाते हैं। इसके बाद पशुओं ने नेपोलियन और स्नोबॉल नामों के दो सूअरों के नेतृत्व में मनुष्यों पर आक्रमण करने और फार्म पे कब्जा जमाने की योजना बना ली। संवेदना और मर्म को स्पर्श करने वाले विश्व प्रसिद्ध उपन्यास का सुंदर अनुवाद जो पाठकों को बांध लेगा। 25 जून 1903 को मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल एक अंग्रेजी उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और आलोचक थे। उनका मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। उन्होंने बर्मा में इंपीरियल पुलिस में नौकरी की और फिर स्पेनी गृह युद्ध के लिए रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। ऑरवेल ने 6 उपन्यासों के साथ ही अनेक निबंध और कथेतर साहित्य की रचना की। सुस्पष्ट गद्य, सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता, सर्वसत्तावाद का विरोध और लोकतांत्रिक समाजवाद का मुखर समर्थन उनकी रचनाओं की विशिष्टता है। ऑरवेल के लेखन में आलोचना, कविता, उपन्यास और कठोर शब्दों वाली पत्रकारिता शामिल रही। वे अपने लाक्षणिक लघु उपन्यास एनिमल फार्म 1945 और निराशावादी परिस्थितियों को दर्शाने वाले उपन्यास 1984 के लिए सुविख्यात हैं। जिस प्रकार राजनीति, साहित्य, भाषा और संस्कृति पर उनके लेखों की प्रशंसा हुई है, उसी प्रकार इंग्लैंड के उत्तर में मजदूर के रूप में जीवन जीने की उनके अनुभव को बताने वाली द रोड टू विगनपायर 1937 और स्पेनी गृह युद्ध में उनके अनुभवों का वर्णन करने वाली होमेज टू कैटालोनिया 1938 जैसी कथितर रचनाओं की व्यापक सराहना हुई। राजनीति और साहित्य के बीच रिश्ते को लेकर साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों में एक असहजता का भाव हमेशा मौजूद रहा है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि साहित्य की रचना का आधार वही समाज है जिस समाज का एक अनिवार्य हिस्सा राजनीति भी है।
इस नीति साहित्य और राजनीति का एक दूसरे से अछूता रहना तो कतई संभव नहीं दिखता। सोवियत रूस और दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चले आंदोलनों के दौर में इस दूरी को पाटने की भरसक कोशिश की गई थी। इसका असर न सिर्फ सोवियत रूस में बल्कि दुनिया के तमाम भाषाओं की रचना संसार पर दिखा। यही वजह थी कि उस दौर में हमें राजनीति को केंद्र पर रखकर रची गई कई कालजयी साहित्यिक रचनाएं मिली। इसी दौर में ब्रितानी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म और 1984 जैसे बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास लिखे। वो राजनीति को केंद्र में रखकर साहित्य रचने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे। वो पॉलिटिकल नॉवेल लिखकर भी बेहद लोकप्रिय हुए। टाइम मैगजीन ने ईयर 2014 में 1945 के बाद के 50 सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटानी लेखकों की सूची तैयार की थी, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल को दूसरे स्थान पर रखा गया था। इस सूची में अ गर्ल विद द विंटर के लेखक फिलिप लार्किन को पहले और भारतीय मूल के लेखक V.S. नायपॉल को 7वें स्थान पर रखा गया था। लेखक बनने से पहले जॉर्ज ऑरवेल ने ब्रिटानी शासक के लिए बर्मा में पुलिसकर्मी का भी काम किया था। उसी वक्त के अनुभव को उन्होंने अपनी किताब बर्मीज डेज में लिखा है। स्पेन के गृह युद्ध में भी वो लड़े थे। इस गृह युद्ध से मिले अनुभव को उन्होंने होमेज टू कैटेलोनिया में पिरोया है। उन्होंने अपने जीवन काल में पत्रकारिता भी की थी। जॉर्ज ऑरवेल का असल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब जॉर्ज ऑरवेल नाम का इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए करना शुरू किया। जन्म तिथि पर विशेष। जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था 1984। इसमें समय से आगे एक समय की कल्पना की गई है जिसमें राज सत्ता अपने नागरिकों पर नज़र रखती है और उन्हें बुनियादी आज़ादी देने के पक्ष में भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, जीएस की तैयारी के लिए भी एक वीडियो शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू।